नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बचपन की डरावनी फिल्म सीरीज फ्लाइट 407 की। ये एक बहुत गंदी हवाई जहाज थी क्योंकि इसमें कई बार हादसे हो चुके थे। विमान अब पुराना और जर्जर हो चुका था, लेकिन लालची व्यापारी ने खर्च बचाने के लिए इसे फिर से मरम्मत करवाया, नया पेंट करवाया और दोबारा इस्तेमाल में डाल दिया। मरम्मत तक तो ठीक था, मगर किसी ने नहीं सोचा था कि इस विमान में बहुत सारी आत्माएं भी प्रवेश कर चुकी थीं। यात्रियों को इसका कोई अंदाजा नहीं था और सब अनलकी आइलैंड पर छुट्टी मनाने जा रहे थे। शाओजी नाम का एक हाई स्कूल का छात्र था जो अपने माता पिता के साथ जा रहा था। उसकी माँ थोड़ी सख्त थी और अक्सर पिता को डांटती रहती थी। शाओजी को ये बातें बकवास लगीं और वो पीछे जाकर गेम खेलने लगा। अभी वो बैठा ही था कि एक गेंद उसके पाँव के पास आकर रुकी। उसने सिर उठाया तो देखा एक शर्मीला सा बच्चा था। शाओजी ने बिना कुछ सोचे गेंद उसे वापस कर दी। थोड़ी देर बाद वो गेंद फिर से उसके पैरों के पास आ गई। अब उसे थोड़ी झुंझलाहट हुई। वो बोला जैसे, भाई मैं गेम खेल रहा हूं, अभी खेलने का मूड नहीं है। उसने गेंद अपने पास रखी और बच्चे की ओर मजाकिया चेहरा बनाकर देखा। उसी समय एक भिक्षु विमान में चढ़ा। घोषणा हुई कि विमान 5 मिनट में उड़ान भरेगा। शाओजी ने इधर उधर देखा तो गौर किया, अब विमान में कोई बच्चा था ही नहीं। विमान के बाहर चेकिंग का काम लगभग खत्म हो चुका था। टेक्नीशियन आबर ने अचानक जोर की आवाज सुनी। उसने समय देखा और सोचा थोड़ा अंदर जाकर देखता हूं। वो अंदर गया और फर्श पर विमान का एक पुर्जा देखा। जब वो उसे उठाने झुका तब उसके पीछे एक आत्मा गुजरी, पर उसने ध्यान नहीं दिया। जब वो बाहर निकलना चाहता था तो देखा कि दरवाजा बंद हो गया है। आबर ने तुरंत वॉकी टॉकी निकाला और केबिन से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन अंदर एयर होस्टेस और क्रू मेंबर यात्री का मन हल्का करने के लिए नाच रहे थे, इसलिए किसी ने आवाज नहीं सुनी। इधर पायलट ने इंजन का पूरा थ्रस्ट लगा दिया और आबन भी उस दुर्भाग्यपूर्ण उड़ान के साथ उड़ गया। अब विमान हवा में था। एयर होस्टेस भोजन बांटने लगी। एक केबिन का दरवाजा नहीं खुल रहा था। सुनी ने जोर से एक थप्पड़ मारा तो वो खुल गया। उसी पर उसे 3 साल पहले अपने सुपरवाइजर का वही दृश्य याद आ गया। अचानक सुनी को महसूस हुआ कि पीछे कोई खड़ा है। वो पलटी, लेकिन कोई नहीं था। सहकर्मी आई और पूछा क्या हुआ। सुनी ने कहा, कुछ अजीब देखा। सहकर्मी बोली, शायद तुमने ठीक से आराम नहीं किया। सुनी ने कुछ नहीं कहा, खुद को संभाला और मुस्कुराते हुए यात्रियों के पास लौट गई। अब पीछे बैठे भिक्षु और शाओजी के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। डर उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था। शाओजी ने भिक्षु से पूछा, आपने भी देखा? वो बोला, नहीं, लेकिन झूठ बोल रहा था। विमान अब अंधेरे और घने बादलों में जा चुका था। बिजली चमकी और आत्माएं प्रकट हुईं। पहला शिकार था शाओहुआंग। वो वॉशरूम में चेहरा धो रहा था कि अचानक उसके पीछे से 2 काले हाथ निकले। सौभाग्य से उन हाथों ने बस उसके चेहरे को हल्के से छुआ और गायब हो गए। फिर था एक गंदा आदमी जो जैसे पागल हो गया। वो उठा, अजीब हरकतें करने लगा और फिर वहीं मर गया। उसके मरते ही आत्माएं और हिंसक हो गईं। अब विमान में ओवरलोड की चेतावनी आई। सह पायलट नीचे इंजन कक्ष देखने गया। वहां उसने आबन को फंसा हुआ पाया और उसे ऊपर ले आया, लेकिन वो खुद वापस नहीं लौटा क्योंकि उसने इंजन कक्ष में 2 भयानक आत्माएं देख लीं। ऊपर आने पर उसका चेहरा बदल गया था। सुनी ने पूछा, क्या हुआ? वो कुछ बोले बिना कॉकपिट में गया और पारदर्शी होकर गायब हो गया, यानी वो मर चुका था। विमान का कैमरा शॉट दिखाया गया। जो चमकता हुआ नया विमान था अब अचानक जंग खाया पुराना दिखने लगा। खिड़कियों से झांकने पर भीतर भयानक साए नजर आ रहे थे। अब ये साधारण विमान नहीं बल्कि मौत की उड़ान बन चुका था। अब यात्रियों को चक्कर और सांस की तकलीफ होने लगी। शाओजी को फिर वही बच्चा दिखा, लेकिन अब वो बॉल नहीं फेंकी बल्कि एक इंसान का सिर उसकी ओर फेंका। दरअसल ये भ्रम था। ऑक्सीजन की कमी से लोग भ्रम में मरने लगे। केबिन में अफरा तफरी मच गई। अब भी आबन होश में था। उसे एहसास हुआ कि शायद ऑक्सीजन सप्लाई की समस्या है। उसने सुनी से कहा कि इमरजेंसी ऑक्सीजन बैग खोलो। जब तक बैग खुला आधे यात्री दम घुटने से मर चुके थे। उसी दौरान उसने एक और भी भयानक दृश्य देखा। भ्रम की आत्माएं गायब हुईं तो आनी ने बचे हुए यात्रियों को बिजनेस क्लास में ले गई, जहां थोड़ी ज्यादा ऑक्सीजन थी, लेकिन वो ऑक्सीजन सिर्फ 15 मिनट तक चल सकती थी। आबन ने कहा कि वो कॉकपिट जाकर विमान को नीचे उतरने को बोलेगा। आनी बोली कि कई बार कॉल की, कोई जवाब नहीं मिला। कैमरा कॉकपिट में गया और वहां पायलट पहले ही मर चुका था। आबन ने फैसला किया कि वो प्रेशर कक्ष जाकर ऑक्सीजन सिस्टम खुद ठीक करेगा। सुनी भी उसके साथ गई। उधर बिजनेस क्लास में एक बुजुर्ग महिला डर के कारण ऑक्सीजन ज्यादा लेने लगी। शाओजी की मां ने उसे टोका कि थोड़ी बचा कर लो,
पास बैठे युवक शाओवान ने दादी का बचाव किया और दोनों में झगड़ा हो गया। अचानक शाओवान के शरीर में एक अदृश्य शक्ति प्रवेश कर गई। वो अपने ऊपर से नियंत्रण खो बैठा। आत्मा ने पूरी तरह उसकी देह पर कब्जा कर लिया। इन सारी बातों को कहने के बाद वो अपनी सीट पर गिर पड़ा और उसके चेहरे पर समय समय पर एक अजीब सी मुस्कान उभर रही थी। शियाओ हुआंग का मीठा मूड अब डर में बदल गया था और वो धीरे धीरे शियाओ आन से दूर हो गया। इस समय कैबिन में लगभग सारा ऑक्सीजन खत्म हो चुका था और हर किसी को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। जी माँ ने अपनी आखिरी ताकत जुटाकर पायलट कैबिन का दरवाजा पीटती रही, फिर वहीं गिर पड़ी। मरने से पहले उसने बहुत सारी आत्माओं को देखा। इस बीच आबांग की तरफ भी हालात नाजुक थे। दोनों का ऑक्सीजन लगभग खत्म हो चुका था, लेकिन सौभाग्य से आबांग ने बेहोश होने से पहले आखिरी तार जोड़ दिया। कुछ मिनट बाद ऑक्सीजन की आपूर्ति फिर से सामान्य हो गई। बस वो बूढ़ी औरत बच नहीं सकी, बाकी सब सुरक्षित रहे। होश में आते ही शियाओ आन ने अपने प्रेमी को जिंदा देखा तो खुशी से दौड़कर उसे गले लगाने गई, पर उसने उसे नफरत से धक्का दे दिया। अब शियाओ हुआंग अपनी प्रेमिका को देखकर डरने लगा था। इसी समय आबांग सूनी को लेकर एयरपोर्ट पर वापस आ गया। सबको लगा कि अब ऑक्सीजन आ गई है तो शायद आत्माओं से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन असली खतरा अब इंसानों के दिलों में था। जी माँ ने सूनी को देखते ही पूछा, तुमने क्या किया है? ये सारी आत्माएं तुम्हारे पीछे क्यों हैं? तुमने हमें क्यों फंसा दिया? तभी भिक्षु ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, इस विमान में बहुत सी बदला लेने वाली आत्माएं हैं। वे सीधे किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, लेकिन वे हमारे मन में शक और नफरत भरकर हमें एक दूसरे के खिलाफ कर सकती हैं, और इसी से इंसान खुद अपने लोगों को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। भिक्षु की बात बिल्कुल सही थी, मगर जी माँ जिद्दी थी। उसने बात नहीं मानी और लगातार सूनी को दोष देती रही, यहाँ तक कि उसे विमान के पिछले हिस्से में भेजने की मांग की ताकि वो सबको नुकसान ना पहुंचा सके। आबांग ने तय किया कि वो सूनी के साथ जाएगा। जैसे ही दोनों पिछले हिस्से में पहुंचे, उन्होंने देखा कि जो यात्री पहले मर चुके थे वे सभी गायब थे। तभी कैबिन में अजीब आवाजें आने लगी जो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। दोनों तेजी से वापस लौटे, मगर आवाजें उनका पीछा करती रहीं। आवाजें अचानक बंद हो गईं, तो जी माँ ने फिर से सूनी को भगाने की कोशिश की, लेकिन आबांग उसकी बात नजरअंदाज करते हुए बिजली प्रणाली ठीक करने पर ध्यान दे रहा था। तभी वो डरावनी आवाज उनके सामने आ पहुंची। इस पर छोटे वांग ने भी सहन ना कर पाया और सूनी से पूछा, आखिर तुमने क्या किया था? मजबूर होकर सूनी ने अपने दिल का राज खोल दिया। उसने बताया कि कुछ साल पहले भी वो एक विमान दुर्घटना में फंसी थी और उस हादसे में केवल वही जिंदा बची थी। ये बात कहते ही उसे एहसास हुआ कि कहीं ये नया विमान उसी पुराने हादसे वाले विमान की मरम्मत किया हुआ तो नहीं। उसने टॉर्च से लोहे के दरवाजे पर रोशनी डाली। दरवाजा चारों तरफ खून और खरोचों से भरा हुआ था, जैसे किसी ने बेताब होकर अंदर आने की कोशिश की हो। तभी वे 3 आत्माएं प्रकट हो गई, जिनके कारण वे निशान बने थे। सब लोग डरकर भागने लगे। भागते हुए शियाओ आन घिर गई। उसने प्रेमी को मदद के लिए पुकारा, पर शियाओ हुआंग तो उससे पहले ही डर चुका था। वो टॉयलेट में छिपने गया, लेकिन अंदर पहले से एक विदेशी जोड़ा था। मजबूरी में उसने आन को उठाने की कोशिश की। तभी आन अजीब तरह से मुस्कुराने लगी। वे फिर से आत्मा के वश में हो गई थी। डर के मारे शियाओ हुआंग ने फायर एक्सटिंग्विशर उठाकर उस पर वार किया और आन की हत्या कर दी। इसके बाद उसने टॉयलेट की ओर भी प्रहार किया, जहां छिपे लोग भी सुरक्षित नहीं थे। फिर कुछ देर बाद उसे संभल आया और उसने एक महिला को बचा लिया। जब सब फिर से इकट्ठा हुए तो शियाओ हुआंग ने दोनों की मौत की जिम्मेदारी आत्माओं पर डाल दी। जी माँ ने यह सुनते ही फिर से सूनी को दोष देना शुरू कर दिया। उसने कहा कि उसे आत्माओं के हवाले कर देना चाहिए ताकि बाकी लोग बच सकें। जब किसी ने उसका साथ नहीं दिया तो उसने अपनी बेटी को पकड़कर दूर जाने की कोशिश की, मगर जिसे वो पकड़ रही थी वो उसकी बेटी नहीं बल्कि एक आत्मा का हाथ था। आत्मा के गायब होते ही माता पिता को एहसास हुआ कि उनकी बेटी गायब है। जी पिता उसे ढूंढने जाना चाहते थे, लेकिन आबांग ने सोचा कि शायद लड़की विमान के निचले हिस्से में गई है। वो सूनी, जी पिता और शियाओ हुआंग को लेकर नीचे गया, जबकि बाकी लोग ऊपर रुक गए। जी माँ को गलियारे में अपनी बेटी की हल्की सी पुकार सुनाई दी। वो डरते हुए आगे बढ़ी। भिक्षु ने साथ देने का निश्चय किया। दोनों जब धीरे धीरे आगे बढ़े, उन्होंने देखा कि वो बूढ़ी औरत जो पहले मर चुकी थी रास्ते में पड़ी हुई थी। जी माँ ने भिक्षु से कहा, तुम पहले जाओ। भिक्षु ने जैसे ही कदम बढ़ाया वो चीख पड़ा और आंखें बंद कर ली। तभी वो बूढ़ी औरत अचानक उठी और दोनों पर झपट पड़ी। फिर जी माँ जैसे पागल हो गई। उसने अपने ऊपर सवार मन के भूत के प्रभाव में आकर भिक्षु पर हमला कर दिया। बाहर मौजूद शियाओ वांग और दूसरी महिला ने आवाज सुनकर बाहर झांका तो देखा कि भिक्षु मर चुका है और जी माँ पूरी तरह पागल हो चुकी है। अब वे अपने ही साथियों को आत्माएं समझकर बुरी तरह उन पर हमला करने लगी। वांग को माहौल खतरनाक लगा। वे नीचे भागा जहां आबांग और बाकी लोग थे। नीचे का हाल भी खराब था। वहां भी कई आत्माएं मंडरा रही थीं। आबांग ने सबको कहा कि घबराओ मत, आंखें बंद रखो, आत्माएं तब नुकसान नहीं पहुंचा पाती। लेकिन शियाओ हुआंग डर के मारे खुद पर नियंत्रण नहीं रख सका और आत्माएं उसके और करीब आ गईं।
वे घबराकर कुल्हाड़ी उठा ली। तभी वांग ऊपर से नीचे उतरा और होते ही शियाओ हुआंग ने उस पर वार कर दिया। वांग मर गया। शियाओ हुआंग खुद को दोषी नहीं मान रहा था, कह रहा था ये आत्माएं थी जिन्होंने उसे बहकाया। सुनी ने भी कहा कि उसकी पिछली उड़ान में भी यही हुआ था, सब इसी तरह मरे थे। आबांग ने कहा, जब इंसान के मन में अंधकार होता है तभी भूत प्रेत उस पर हावी होते हैं। उसने सबको ऊपर लौटने को कहा, लेकिन जब वे ऊपर लौटे तो देखा कि पूरा विमान पहले ही आत्माओं के कब्जे में था। शियाओ हुआंग आगे भागा, मगर रास्ते में एक एयर होस्टेस आत्मा ने उसका रास्ता रोक दिया। उसने बहादुरी दिखाने की कोशिश की, मगर उस आत्मा ने तलवार से उसे आर पार भेद दिया। ऊपर देखा तो पाया कि ये जीमा थी। सबको समझ आ गया कि जीमा अब पूरी तरह आत्माओं के काबू में है। वे सब जान बचाने के लिए भाग खड़े हुए। ये कहानी आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि सारी घटना की असली वजह थी जिमा। सबको एहसास होता है कि जिमा अब मानसिक रूप से ठीक नहीं है, इसलिए वे जल्दी से वापस भागने लगते हैं। आखिरकार उन्हें छोटी जीप मिल ही जाती है। शुक्र है कि वो पूरे समय अलमारी में छिपी रही और बच गई। पिता और बेटी एक दूसरे को कसकर गले लगाते हैं, लेकिन तभी जिमा फिर पीछा करते हुए आ जाती है। उसकी आंखों में सामने खड़े अपने पति और बेटी नहीं बल्कि कई भूत दिखाई देते हैं। वो कुल्हाड़ी उठाकर उन पर हमला करने लगती है। अच्छा हुआ कि आबान ने झट से कुल्हाड़ी पकड़ ली और जिमा को काबू में कर लिया, फिर उसे कुर्सी से बांध दिया। थोड़ी देर बाद आबान ने विमान के कॉकपिट के दरवाजे में एक छोटा सा छेद कर दिया, लेकिन वह इतना छोटा था कि सिर्फ छोटी जी ही उसमें घुस सकती थी। उसने अपनी बेटी से कहा, मुझे पता है आगे बहुत डरावना है, लेकिन तुम्हें हिम्मत रखनी होगी, वरना हम सब मारे जाएंगे। छोटी जी अंदर घुसी तो वहां का दृश्य उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा भयानक था। बहुत से भूतनुमा साए जैसे कांच तोड़कर अंदर आने वाले थे, लेकिन उसने डर पर काबू पाया और बटन दबा दिया। दरवाजा खुल गया, मगर इतने में जिमा किसी तरह बंधन तोड़कर फिर से पीछे आ खड़ी हुई और गुस्से में कुल्हाड़ी लेकर चारों पर झपट पड़ी। तभी विमान का संतुलन बिगड़ गया और वो नीचे की ओर झुकने लगा। छोटी जी गिरने लगी, पर मां के मातृत्व ने उसे रोक लिया। जिमा ने झट से बेटी को पकड़ लिया और अपने शरीर से उसे ढक लिया। उस पल कई भारी चीजें पिछली ओर गिरने लगीं। मां ने बेटी को अपनी बाहों में सुरक्षित रखा। इसी बीच आबान ने कॉकपिट में घुसकर नियंत्रण संभाला और विमान को दोबारा ऊपर खींच लिया। अब विमान स्थिर था, लेकिन जिमा मारी जा चुकी थी। सभी ने राहत की सांस ली, पर तभी सुनी टूटने लगी। उसने कई एयर होस्टेस की आत्माओं को अपनी ओर आते देखा। वो कांपने लगी और बार बार माफी मांगने लगी। आबान ने उससे पूछा कि आखिर क्या सच है। सुनी ने रुलाई भरे स्वर में बताया कि कई साल पहले जब विमान में हादसा हुआ था, तब सभी डर के मारे एक दूसरे को मारने लगे थे, पर वो खुद को बचाने के लिए कॉकपिट में छिप गई थी। उसकी सहयोगी दरवाजा खटखटाकर उसे बुला रही थी, लेकिन उसने दया नहीं दिखाई, बल्कि खुद उन्हें मार डाला ताकि खुद बच सके। उसी अपराध बोध की वजह से उन सभी की आत्माएं आज उसे ढूंढने आई थीं। तभी जिमा ने आबान को विमान संभालने के लिए बुलाया, लेकिन पीछे से अचानक जिमा फिर से खड़ी हुई और सुनी को पकड़कर जमीन पर घसीटने लगी, उसे जान से मारने की कोशिश में। तभी जहाज एक बार फिर झुक गया और 2 फूटकाट तेजी से उनकी ओर लुढ़क आए। दृश्य बदलता है। आबान सुनी को लेकर कॉकपिट में पहुंचता है, छोटी जी की जगह खुद बैठता है और विमान को इमरजेंसी लैंडिंग के लिए तैयार करता है। नीचे ग्राउंड कंट्रोल को उनका सिग्नल मिलता है, वो तुरंत एक्शन में आते हैं। सबके प्रयासों से विमान सुरक्षित उतर जाता है। वो आखिरकार बच जाते हैं, लेकिन आबान ये देखकर हैरान रह जाता है कि सुनी दरवाजे पर खड़ी बाहर नहीं निकल रही। तभी कोई व्यक्ति उसके आर पार गुजर जाता है और आबान समझ जाता है सुनी तो पहले ही मर चुकी थी जब जिमा ने उस पर हमला किया था। अंत में 407 नंबर का विमान फिर से गोदाम में बंद कर दिया जाता है। क्या किसी दिन कोई लालची व्यापारी उसे फिर से उड़ाएगा, ये कोई नहीं जानता, पर इतना तय है कि सुनी की आत्मा हमेशा उस विमान में कैद रहेगी।